और वहां देखिए पाकिस्तानी सेना कई बार खदेड़ी गई है। पुलिस को तो वो खैर किसी उसमें रखते ही नहीं है हिसाब में। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति भारत का हाथ बता रहे हैं। वहां भी क्या स्थिति आपको लगता है कि इतनी काबू से बाहर हो गई है कि पाकिस्तान के लिए संभालना मुश्किल हो, बदला लिया जाए, पाकिस्तान पर अटैक किया जाए? तो आज की सरकार क्यों दबाव में नहीं आ रही है? 50% टैरिफ भी लग रहा है, हर रोज धमकियां भी मिल रही हैं। जितना प्रेशर अमेरिका ने भारत के ऊपर अब डाला है, मुझे नहीं लगता कि शायद पिछले कई दशकों में इस तरह का प्रेशर डाला हो कि हमें पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहिए। तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। 17 सालों के बाद केंद्र की सरकार में मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उनका कहना है कि मुंबई का आतंकवादी हमला 2008 में जो अटैक हुआ था, 26/11 आतंकी हमला जिसे कहा जाता है, उस हमले के बाद उस वक्त की मनमोहन सरकार अमेरिका के दबाव में थी। विदेश मंत्रालय का रुख ऐसा था कि पाकिस्तान पर सीधे अटैक न किया जाए और इसी वजह से भारत उस वक्त पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। ये बातें उस वक्त केंद्र की सरकार में मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने कही हैं। क्या ऐसी मजबूरी थी, अमेरिका का ऐसा क्या दबाव था कि भारत एक्शन नहीं ले पाया आतंकी हमले के बावजूद? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर वीके दत्ता साहब जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत आपका और बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी दत्ता साहब, आपको यह बात हजम होती है कि जिस अटैक में 175 लोगों की जान चली गई, मुंबई की सड़कों पर खून खराबा हो गया, इतने लोग मारे गए और पूरा देश जो था वो बदले की आग में झुलस रहा था, पूरा देश चाहता था कि प्रतिशोध हो, बदला लिया जाए, पाकिस्तान पर अटैक किया जाए, उसके बावजूद हमने अटैक नहीं किया और आज पी चिदम्बरम साहब कहते हैं कि हमने तो पूरी कोशिश की थी, मुझे तो बदला लेने की इच्छा थी, लेकिन क्योंकि अमेरिका का दबाव इतना था, क्योंकि विदेश मंत्रालय का रुख ऐसा था, अमेरिका के कई अधिकारी यहां पर आ गए थे बात करने के लिए और कहा था एक्शन मत लीजिए, तो हमने एक्शन नहीं लिया। देखिए, ये एक अभी में टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जिसे कहते हैं सिंपैथेटिक डेटोनेशन। और क्योंकि जब एक तरफ डेटोनेशन होता है तो बाकी का गोला बारूद भी जलने लगता है। तो वही चीज ये है कि अब जिस तरह के अटैक, जिस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक्स देखने को मिल रही है, देखिए कोई भी सरकार रहे उसके ऊपर किसी की पाबंदी नहीं होती। अगर उस सरकार ने उस समय ये डिसीजन लिया होता कि हमें पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहिए, तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप देखिए, इजराइल एक छोटा सा देश है जिसने ये ठान लिया है कि वो आतंकवाद को वहां बिल्कुल मार्जिनलाइज करके रहेगा या खत्म करके रहेगा। वो अमेरिका की भी नहीं सुन रहा है। और हरियाणा से ज्यादा बड़ा देश नहीं है, 85 से 90 लाख उसकी पॉपुलेशन है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये सरकार का अब कहना कि साहब हम तब ये कर देते, ये शायद बात गले से नीचे नहीं उतरती है। और एक नहीं, कई इंसिडेंट हुए थे हमारे टाइम में। ऑपरेशन ब्रास टैक्स हुआ था, उसके बाद भी कई 1986 में हुआ था, जब फौजें करीब 2-2.5 महीने तक राजस्थान के सेक्टर में पड़ी रही और फिर हमें वापस आना पड़ा। तब भी ये लग रहा था कि साहब युद्ध हो जाएगा, लेकिन फिर फौजों को खाली हाथ लौटना पड़ा। तो ये सब चीजें कांग्रेस का अब कहना कि साहब हम तो अटैक करना चाहते थे लेकिन हमने नहीं किया अमेरिका के प्रेशर में, ये भी उस सरकार की नाकामी को ही बताता है। लेकिन उस वक्त हुआ क्या था जब मुंबई में अटैक हो रहा था? चिदम्बरम साहब तो कह रहे हैं कि जिस वक्त अटैक हो रहा था उसी वक्त मनमोहन सिंह ने मीटिंग कर ली थी और बदला लेने की तैयारी पूरी कर ली थी। फिर अमेरिकी विदेश मंत्री भारत आ जाती हैं, वो दबाव डालती हैं कि नहीं आप सीधे अटैक मत कीजिए। तो क्या दुनिया के देशों का दखल या खासतौर से अमेरिका का दखल हमारी नीति बनाने में इतना ज्यादा था कि हम अमेरिका के कहने पर पीछे हट जाते थे? हाँ, देखिए, उस समय अगर आप देखें तो पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का पूरा हाथ था, अभी है, मैं ये नहीं कहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, ऐसा मतलब गलेबल स्टेट है जिसको अमेरिका कभी नहीं छोड़ना चाहेगा। हालांकि हमारे रिश्ते उससे बीच में काफी उनमें सुधार हुआ, अब बिल्कुल थोड़े से इंडिफरेंट रिलेशंस हैं, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को हमेशा साथ देगा और उसकी पीठ उसने हमेशा थपथपाई है। लेकिन हाँ, उस समय की सरकार, क्योंकि देखिए इतना बड़ा अटैक होता है तो कोई भी गृह मंत्री मीटिंग बुलाना लाजमी है, क्योंकि मैं डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह में भी रहा हूं और मिनिस्ट्रीज में काफी काम किया है। तो ये कहना के साथ मीटिंग हुई थी लेकिन हम अटैक, देखिए अगर आपको एक्सटर्नल अटैक करना है या कोई आपने किसी देश के ऊपर हमला करना है तो उसमें सीसीएस की मीटिंग होती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब,
डिफेंस मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, फाइनेंस मिनिस्टर और इस तरह के काफी लोग उसमें शामिल होते हैं। तो अगर भारतीय जो जीवन उस समय हमने खोए थे, उनकी एवज में अगर हमें अटैक करना था, देखिए भारतीय सशस्त्र सेनाएं हमेशा तैयार रहती हैं 24/7। हमें तो केवल 12 या 14 घंटे का ही नोटिस चाहिए और भारतीय सेना एकदम अपने मतलब जो उसका जो बेसिक एम है या जो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है उसके लिए तैयार रहती है। तो सरकारें कोई भी हों, क्योंकि इंडियन आर्मी इज ए पॉलिटिकल आर्मी, हमारे यहाँ केवल जो शासन में होता है उसका आदेश पालन किया जाता है, किसी पार्टी विशेष की तरफ झुकाव नहीं रहता है। तो भारतीय सेना हमेशा तैयार रहती है। लेकिन हाँ, अब चिदम्बरम साहब का यह खुलासा करना, मतलब वो तो ऐसे ही लगता है कि साहब उन्हें कोई शायद ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने इस तरह का मतलब खुलासा किया है। लेकिन दत्ता साहब, एक बात मुझे बताइए, अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिका का दबाव तो हमेशा से ही था, अमेरिका के दबाव में आपने उस वक्त एक्शन नहीं लिया, तो आज क्या बदल गया? मोदी सरकार क्यों एक्शन ले पाती है? उरी में अटैक होता है तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, पुलवामा में अटैक होता है हम एयर स्ट्राइक करते हैं, पहलगाम में अटैक होता है हम ऑपरेशन सिंदूर करते हैं। दबाव तो आज भी है, उसके बावजूद हम मोदी सरकार में 3-3 बार पाकिस्तान पर सीधा एक्शन ले चुके हैं। तो आज की सरकार क्यों दबाव में नहीं आ रही है? 50% टैरिफ भी लग रहा है, हर रोज धमकियां भी मिल रही हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जितना प्रेशर अमेरिका ने भारत के ऊपर अब डाला है, मुझे नहीं लगता कि शायद पिछले कई दशकों में इस तरह का प्रेशर डाला हो। और जिस तरह से मस्कुलर नेशनलिज्म का हमारी सरकार ने इजहार किया है, हम लोग बिल्कुल एक कहते हैं ना कि शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हुए हैं। उसने 50% टैरिफ लगाया, भारत हिला नहीं। उसने और कई चीजें की, उसने कहा कि साहब मैं कश्मीर में दखलंदाजी करके आपका फैसला करा देता हूं, भारत झुका नहीं। फिर ट्रंप साहब ने ये भी गलत बयानी की कि साहब मैंने ये युद्ध रुकवाया है, और युद्ध केवल इसलिए रुका, उनको मालूम था कि अमेरिका के भी परखच्चे उड़ जाएंगे अगर बातें ज्यादा खुलासा हो गई या युद्ध और ज्यादा चला। तो इन सब चीजों को देखते ये साबित होता है कि ये जो सरकार है, ये जो डिसीजन है, वो स्ट्रेंथ और सब्सटेंस के हिसाब से लेती है। ये देखिए, हर सरकार को अमेरिका से इमदाद आती है, हमें भी इस सरकार को भी आ रही है, लेकिन इस सरकार ने अपना जो कहते हैं ना कि स्वाभिमान को आगे रखा है। और भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो है ही, कि हम थोड़ा बहुत नुकसान हम झेल सकते हैं। लेकिन आज अमेरिका विवश हो गया है, आज अमेरिका न्योता दे रहा है भारतीय प्राइम मिनिस्टर को कि साहब आप आके हमसे बात करें। तो ये दिखाता है कि किस तरह का मतलब हमारा जो स्टेटस और स्टेचर है वो बढ़ा है पूरे विश्व पटल पे। पर क्या आपको लगता है उस वक्त की सरकार में ऐसा कोई भी शख्स नहीं रहा होगा जिसने दबाव डालने की कोशिश की होगी कि साहब हमें तो पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए, एक तरफ रखिए अमेरिका के दबाव को? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। अगर आप कांग्रेस की सरकारें भी देखें तो आप देखिए लाल बहादुर शास्त्री साहब ने आधे घंटे में डिसीजन ले लिया था सन 65 की लड़ाई में कि यस युद्ध होगा। ठीक है, तो इस तरह के लोग, मैं ये नहीं कहता हूं कांग्रेस पार्टी में लीडरशिप की कोई डेफिसिट है या कोई वहां वॉइड है, वहां भी बड़े अच्छे हैं। मतलब हालांकि युद्ध से रिलेटेड नहीं है, कमलनाथ साहब एक बहुत बड़े नेगोशिएटर थे, वर्ल्ड बैंक पे जब रिप्रेजेंट कर रहे थे तब वहां से अमेरिका ने प्रेशर डाला था कि भाई ही इज टू स्मार्ट फॉर हिज जॉब, तो इनको ही शुड बी विड्रॉन। तो मतलब कांग्रेस पार्टी में भी चिदम्बरम साहब खुद एक बहुत ही मतलब होशियार और एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, अच्छा बोलते हैं और अच्छे नेता साबित हुए हैं। लेकिन हाँ, इस समय उनका ये बयान देना, तो कई बार सरकारें क्या हैं कि मतलब अपनी जो कई गलतियां होती हैं उनको छुपाने के लिए या अमेरिका के जो अननेसेसरी प्रेशर है उसमें आने की वजह से इस तरह के डिसीजन लेती हैं। अदरवाइज देखिए, जब तक आप ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, आप देखिए आज चाइना का, आज पाकिस्तान का, आज बांग्लादेश का, इन सब का जो टोन एंड टेनर है वो सब बदल चुका है। तो जब तक आप लोगों को ये नहीं बताएंगे कि हम रीजनल पावर हैं, हालांकि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई बात आएगी तो उस देश का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। सन 71 में देखिए आप, ईस्ट पाकिस्तान अब तारीख में ही रह गया है, भारत ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। अगला जो मेरा प्रश्न है वो है इजराइल और गाजा को लेकर। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है और दोनों इस बात पर सहमत हो गए हैं। एक 20 पॉइंट का प्लान बनाया गया है कि इजराइल गाजा में जंग कैसे रुकेगी, शांति कैसे होगी। और एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप साहब कहते हैं कि अगर ये 20 पॉइंट का जो प्लान है
इस पर गाजा सहमत नहीं होता है, तो फिर गाजा को मिटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए उसे, ये इजराइल के पास पूरा अधिकार है। क्या आपको लगता है फाइनली वो घड़ी आ गई है जब ये जंग रुकने की ओर आगे बढ़ेगी? आपको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता? ऐसे पहले भी कई बार बातचीत हो चुकी है। ट्रंप साहब तो सत्ता में आने से पहले भी कहते थे कि मैं तो 24 घंटे में जंग रुकवा दूंगा। कौन सी जंग रोक पाए हैं वो आज तक? बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ट्रंप साहब बोल पहले देते हैं, सोचते बाद में है। उन्होंने कई जंगें इस तरह के मतलब खत्म करने का दावा किया था, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं हुआ। और यही कारण है कि उनका जो लॉस ऑफ फेस हो रहा है पूरे दुनिया में। रही बात इजराइल की, इजराइल एक ऐसा जुझारू देश है कि वो जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक ये युद्ध बंद नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिकन जो इकोनॉमी है उसमें इजराइल के जितने भी ज्यूज हैं वहाँ, वो एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। जितने भी वहाँ मतलब जो इम्पोर्टेंट सियासतदान हैं या जो मतलब धनाढ़ लोग हैं वो ज्यूज हैं, तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि उनको वो निराश करे। तो अगर इस तरह की दावा अगर अमेरिका कर रहा है तो वो केवल इजराइल अगर चाहेगा तो उस क्षेत्र में शांति होगी, वरना अमेरिका ने इस तरह की पेशकश, इस तरह के दावे और इस तरह के एफर्ट्स पहले भी किए हैं, लेकिन उनका नतीजा कोई ज्यादा फायदेमंद नहीं दिखाई दिया। लेकिन क्या इजराइल और गाजा की जंग रोकने के लिए कोई सीरियस कोशिश हो भी रही है, या आपको लगता है कि ये चाहते ही नहीं है कि ये जंग रुके, ये चाहते हैं कि ये जंग चलती ही रहे और प्लान कुछ और है? देखिए, एक तो इजराइल में नेतन्याहू जो हैं वो भी ये चाहते हैं कि क्योंकि उनके इंटरनल जो डिस्टरबेंस हो रही थी या उनके खिलाफ जिस तरह से लोग आवाज उठा रहे थे, तो उनके पास एक यही विकल्प था कि वो, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होता है तो सारा देश एक ही स्वर में बोलता है। तो उन्होंने यही इस बात का फायदा उठाया। और अब उन्होंने देखिए, जब इजराइल 1948 में वजूद में आया था तब उसके पास 45% लैंड थी और 55% फिलिस्तीन के पास थी। आज फिलिस्तीन के पास केवल 20% लैंड रह गई है। तो मुझे नहीं लगता कि अब गाजा वगैरह को वो इजराइल वापस करने की कोई मंशा रखता है। उसका तो ये भी कहना है कि साहब वेस्ट बैंक को भी मैं पूर्ण तरह से मैं ले लूंगा। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे अभी इसमें कोई मतलब जब तक वो उनके हॉस्टेजेस को वापस नहीं करेगा तब तक इजराइल, और आतंकवाद को जब तक प्रोत्साहन मिलता रहेगा तब तक इजराइल इस जंग को छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, मैं अगली खबर की तरफ बढ़ रहा हूं और अगली खबर पाकिस्तान से है। पीओके में जिस तरीके से जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है पिछले 2 दिनों से, वो हम देख रहे हैं। और क्या हो रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वो वहां पर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ अब लोग सड़कों पर हैं। और ऐसा नहीं है कि पहली बार सड़कों पर है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में तो पिछले कई वर्षों में कई बार यह घटना हो चुकी है कि वहां के लोग सड़कों पर उतरते हैं, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। उनका जीवन नर्क से बदतर हो चुका है। उनमें से कई बार आवाजें उठ चुकी हैं कि वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं और वो फिर भारत का हिस्सा होना चाहते हैं। अब पीओके की जो स्थिति है वो क्या इतनी वाकई गंभीर हो चुकी है कि भारत के बिना कुछ किए ही पीओके वापस हमारा हिस्सा हो जाएगा? जैसा कि कुछ दिनों पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि बिना कुछ किए ही पीओके भारत का हिस्सा होगा एक बार फिर से। देखिए, गिलगिट बाल्टिस्तान में या पीओके में काफी हालत खराब है। वहां के जो आवाम हैं वो चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान से छुटकारा मिलना चाहिए। और वहां देखिए, पाकिस्तानी सेना कई बार खदेड़ी गई है, पुलिस को तो वो खैर किसी उसमें रखते ही नहीं है हिसाब में। तो इन सब चीजों को देखते हुए वहां के लोग चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे कश्मीर में इतना डेवलपमेंट है, इतने लोग पुरअमन तरीके से रह रहे हैं, इस तरह से उनकी हिस्सेदारी है हुकूमत पे, तो वो ये चाहते हैं कि जिस तरह का अत्याचार, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, वो पाकिस्तान का जो पंजाब सूबा है उसके सेंट्रिक है। सारी जो संसाधन है या जो सरमाया है वो जो ईस्ट पाकिस्तान पंजाब सूबे की जो लॉबी है वो उसको खा पी जाती है। वहां उन्होंने कोई मतलब डेवलपमेंट नहीं किया। वहां का जितनी पन बिजली परियोजनाएं हैं उन सबका जो ऐशो आराम है वो पंजाब उसका भोग रहा है। तो वहां के लोग, ना कोई यूनिवर्सिटीज हैं, ना वहां कोई सनत है, ना कोई वहां रोजगार के साधन है। वहां के लोग अब परेशान हो चुके हैं। उन्होंने तो कई बार ये कहा है कि साहब अगर आप बॉर्डर खोलते हैं तो हम भारत की तरफ भागना चाहते हैं। लेकिन हाँ, राजनाथ सिंह साहब का ये जो वक्तव्य है कि साहब वो अपने आप हमारे पास आ जाएगा,
इसके लिए भी हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी देखिए, उन्होंने अभी दो फॉर्मेशंस को, पहले एक जनरल एरिया मंगला से भेजी थी, एक ब्रिगेड प्लस की स्ट्रेंथ, और एक और फॉर्मेशन को वहां भेजा है, क्योंकि जिस तरह के वहां मुज़ाकरे हो रहे हैं, जिस तरह से वहां लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, तो पाकिस्तान आर्मी के हाथ में ये नहीं है। खैबर पख्तूनवा देखिए, बलूचिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तानी सेना खदेड़ी जा रही है, तो असीम मुनीर के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और जिस तरह से नफरत लोगों में उनके खिलाफ है, और मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान सेना इन ऑपरेशंस को सस्टेन कर पाएगी, और लोग वहां सड़कों क्या पे आपको लगता है कि आने वाले आपने दिनों में देखा। पीओके में हालात आने वाले दिनों में इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं कि पाकिस्तान की सेना और सरकार के बस की बाहर की बात हो जाए? या आपको लगता है ये सिर्फ सड़कों पर उतरकर कुछ एक दो दिन विरोध प्रदर्शन से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते? नहीं, देखिए, वहां ये इस तरह का जो वो कहते हैं कि मतलब जो खाना जंगी हो रही है, सिविल वॉर, ये काफी दिनों से सिमर कर रहा है। ये कोई आज या कल का डेवलपमेंट नहीं है, और ये दिन पे दिन इट इज गैदरिंग स्ट्रेंथ। तो अब पाकिस्तान जिस तरह से सेना को अभी रीडिप्लॉय किया है, तो वो बताता है कि पाकिस्तानी से, देखिए, पाकिस्तान की सेना क्या है, उसका एप्लीकेशन फ्रेगमेंटेड है। वो कई जगह मतलब जुटी हुई है। बलूचिस्तान में वो काफी मतलब मुंह की खा रही है। खैबर पख्तूनवा में उनके पास कंट्रोल नहीं है। गिलगित बाल्टिस्तान में या पीओके में उनका बुरा हाल है। दूसरी तरफ भारत की तरफ सीमाओं पे भी अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो वहां भी उसका डिप्लॉयमेंट है। तो उसके पास न तो ट्रुप्स हैं और ना ही कोई पब्लिक का ट्रस्ट है। तो इन सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है, और मुझे नहीं लगता कि वो गिलगित बाल्टिस्तान में या पीओके में या बलूचिस्तान में वो कोई एक बहुत बड़ा ऑपरेशन उनके खिलाफ लॉन्च कर सकते। एक क्वेटा में भी पाकिस्तान में कुछ ही घंटों पहले जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है, 10 लोगों की मौत हो गई है, और जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं वो कह रहे हैं तो इसमें तो भारत का हाथ है, भारत समर्थित लोग हैं जिन्होंने ये जबरदस्त धमाका किया, 10 लोग मारे गए। बलूचिस्तान के सीएम इसे आतंकवादी हमला बता रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त कितने फ्रंट पर जूझ रहा है? एक तो पीओके में जूझ रहा है, एक क्वेटा में जूझ रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी अलग तरीके से पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट बना रही है। क्वेटा की जो घटना है जहां पर ब्लास्ट में 10 लोग मारे गए हैं और पाकिस्तान के राष्ट्रपति भारत का हाथ बता रहे हैं, वहां भी क्या स्थिति आपको लगता है कि इतनी काबू से बाहर हो गई है कि पाकिस्तान के लिए संभालना मुश्किल हो रहा है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, बलूचिस्तान तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है उनके। जिस तरह से बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन किया, अभी 2 शहरों पे कब्जा उनका हो रखा है, नेशनल हाईवेज उनके कब्जे में है, पाकिस्तानी सेना वहां से भाग रही है। और देखिए, अभी क्वेटा जहां कोर हेडक्वार्टर है, किसी जमाने में कोर कमांडर या जो कोर जितनी फॉर्मेशंस बहुत बड़ी ताकत हुआ करते थे पाकिस्तान में, और बिल्कुल कोर कमांडर की नाक के नीचे अगर इस तरह के ब्लास्ट हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना का कंट्रोल कतई उस एरिया में नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आप देखिए, जिस तरह के बलूचिस्तान के जो रणबांकुरे हैं, हजारों लोग उन्होंने मौत के घाट उतार दिए हैं, हजारों लोगों को उन्होंने कैद में रखा हुआ है। वहां की जो खवातीन हैं, लेडीज हैं, वो बिल्कुल उनके सर पे आजादी सवार है, और वो अपनी जान की कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। तो ये बताता है कि किस तरह से बलूचिस्तान, मतलब मैं समझता हूं वक्त ही जा रहा है, वो जो अपनी जो आजादी है उसको डिक्लेयर कर देगा। एक खबर जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, पिछले दिनों पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे लेकर पाकिस्तान जो है वो अपनी खूब डींग हाँक रहा है कि देखिए हमने सऊदी अरब को अपने पक्ष में कर लिया है, और अगर ऑपरेशन सिंदूर जैसी हिमाकत भारत करता है तो आने वाले दिनों में सऊदी हमारे साथ खड़ा होगा, और भारत को पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी से भी लड़ना पड़ेगा। इसे लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है कि सऊदी के साथ तो भारत का रिश्ता इतना अच्छा था, फिर इस करार को लेकर के पाकिस्तान का ये कहना कि अगर कल को कुछ हुआ भारत के साथ तो सऊदी हमारे साथ खड़ा होगा, क्या भारत को वाकई चिंता करने की जरूरत है? क्या भारत जिसे अपना मित्र मान रहा था सऊदी अरब के साथ, जिसके साथ रिश्ते इतने बेहतर किए थे, क्या ऐसी स्थिति में सऊदी कोई बड़ा फैसला ले सकता है, या सिर्फ ये अपने आप को बचाने के लिए लिया गया कदम है कि इजराइल के खिलाफ अपनी जान बचानी है तो पाकिस्तान को भी साथ ले लो? बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा जो वो कहते हैं ना कि सेंस ऑफ सेल्फ प्राइड जो इतना ज्यादा है कि वो हर जंग हारते हैं, हर ऑपरेशन में नाकाम रहते हैं, फिर भी अपनी जीत हासिल करते हैं। आप देखिए, उन्होंने जो करार किए हैं, क्योंकि पहले भी अगर आप तारीख में जाएं तो पाकिस्तान आर्मी सऊदी अरेबियन आर्मी को ट्रेन करती थी, लेकिन जब आप देखिए एक बार जो पाकिस्तान आर्मी का एस्पियोनेज रैकेट वहां पकड़ा गया,
अल जवारा में जब ब्लास्ट हुए तब वो पाकिस्तान के लिंक्स उसमें दिखाई दिए। उसके बाद सऊदी अरब ने अपने आप को डिस्टेंस करना शुरू किया, हालांकि उनके संबंध तो थे बिकॉज ओआईसी के दोनों मेंबर्स हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत के संबंध सऊदी अरेबिया से काफी अच्छे हैं कि अगर इस तरह की कोई चीज होती है तो सऊदी अरेबिया भारत के खिलाफ मतलब जंग में आएगा। हाँ, सामरिक तौर पे, माली तौर पे वो पाकिस्तान की मदद कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी ओआईसी के जो नेशंस हैं उनसे काफी गुहार लगाई है कि साहब हमारी हालत बड़ी खराब है, क्योंकि पाकिस्तान को जहां से भी कोई उम्मीद की किरण दिखाई देती है उसी तरफ वो कटोरा लेके चल देते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि भारत और सऊदी अरेबिया के संबंधों में कोई इस तरह की मतलब तल्खी आएगी। और भारत एक बहुत ही मतलब सुलझा हुआ देश है। अननेसेसरी हमने किसी देश पे आज तक कभी कोई अटैक नहीं किया, लेकिन हाँ, अब पाकिस्तान को ये स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है और पूरे विश्व को है कि अगर वो इस तरह की आतंकवादी घटनाएं होंगी तो अब जिस तरह से हमने उनके मरकजों को वो किया है, इसी तरह से उनकी जो लीडरशिप है, जो मतलब टेररिज्म में इन्वॉल्व है, वो भी भारत के निशाने पे है और अगली बार उनका खात्मा किया जाएगा। अभी तो मसूद अजहर के परिवार वाले गए हैं, हो सकता है अगली बार मतलब कोई और फातिया पड़ रहा हो उनका। बहुत बहुत शुक्रिया वीके दत्ता साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए।